डिस्कस कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोगों ने डिस्कस किया था हार्मोन्स को। बताया था कि द टर्म हार्मोन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय स्टार्लिंग। और एंडोक्राइन सिस्टम को पहली बार स्टडी किया था, डिटेल वो किया था बेलिस और स्टार्लिंग ने। तो बेलिस और स्टार्लिंग का इम्पोर्टेंट रोल था एंडोक्राइन सिस्टम के स्टडी में। उन्होंने 1902 में बेलिस और स्टार्लिंग ने एंडोक्राइन सिस्टम पर का स्टडी किया और फिर स्टार्लिंग ने 1905 उसमें उन्होंने इसका नाम दे दिया हार्मोन। तो ये सब डिस्कस कर चुके हैं। हमने बताया था कि हार्मोन ये जो शब्द है, इट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड हार्मोनियस, और हार्मोनियस मीन्स टू एक्साइट। हार्मोनियस का मतलब ये होता है एक्साइट करना। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज बताया था हार्मोन में कि हार्मोन्स कैन नॉट स्टार्ट अ फंक्शन, नाइदर इट कैन स्टॉप द ऑनगोइंग फंक्शन। हार्मोन न किसी फंक्शन को स्टार्ट कर सकता है और न किसी कोई फंक्शन जो जारी है उसको बंद कर सकता है। हार्मोन सिंपली एक्साइट्स द ऑनगोइंग फंक्शन। हार्मोन ऐसा फंक्शन जो ऑलरेडी जारी है, हार्मोन उसमें मदद करता है। तो ये हार्मोन को हम लोगों ने कहा था इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल। एक्चुअली दिस टर्म और डेफिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय हक्सले। हक्सले ने कहा था कि ये जो हार्मोन्स हैं, दे आर द केमिकल्स जिनका काम है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू द टारगेट सेल। इसके बाद हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया था हार्मोन का। तो हार्मोन के कैरेक्टरिस्टिक में 4 इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहला ये कि अगर कोई हार्मोन है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट कम होने का मतलब है साइज कम होगा, जिससे आसानी से कैपिलरी पोर से बाहर आएगा और वो अपने टारगेट सेल पे जाएगा काम के लिए। दूसरा है हाईली डिफ्यूजिबल, यानी जब कोई हार्मोन ब्लड कैपिलरी से बाहर आता है तो फिर वो ब्लड बॉडी फ्लूइड से डिफ्यूज करता हुआ टारगेट सेल पे काम करेगा। तो हाईली डिफ्यूजिबल इन नेचर। और तीसरा हम लोगों ने कहा था नॉन कुमुलेटिव। Hormones are never accumulated or stored in any part of the body once they have been released from the endocrine gland. एक बार जब हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो गया तो अब वो बॉडी में कहीं स्टोर नहीं होगा, या तो वो काम करके खत्म होगा, नष्ट होगा, और अगर काम नहीं भी करेगा तो हर हार्मोन का एक सर्टेन हाफ लाइफ है, यानी उस समय के बाद वो अल्टीमेटली डैमेज हो जाएगा। इसलिए हार्मोन कभी भी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज कहा था हार्मोन्स के बारे में कि दे आर रिलीज्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, माइक्रोग्राम में रिलीज होता है, ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं है। दे आर वेरी इफेक्टिव इवन इन वेरी स्मॉल अमाउंट। So these are the 4 characteristic features of hormone. Now एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी कहा था। एक तो मल्टीपल ग्लैंड है, या इसको कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं। आप कंपोजिट कहिए या मल्टीपल ग्लैंड कहिए। दे परफॉर्म मल्टीपल सेक्रेशन, यानी रिलीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। बेस्ट एग्जांपल इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हम लोग अब पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कई तरह के हार्मोन को रिलीज करता है, एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द कंपोजिट ग्लैंड मल्टीपल सेक्रेशन, जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑडियो बंद कर दीजिए, आवाज हम यहाँ से ऑफ नहीं किया है। तो मल्टीपल सेक्रेशन कहने का मतलब है कि कई तरह का हार्मोन रिलीज करता है ये ग्लैंड, इसलिए इसको कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं या मल्टीपल सेक्रेशन ग्लैंड भी कहते हैं। दूसरा है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड कहने का मतलब है जो एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है और एंडोक्राइन भी, जिसका एग्जांपल है पैनक्रियास। पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है, पढ़िएगा, पैनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट होता है 98 to 99%, और उससे रिलीज होता है डाइजेस्टिव जूस।
जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। और एंडोक्राइन पार्ट जिसको कहा जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, वो पूरे ग्लैंड का 1 से 2% होता है और उससे 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करना और ग्लूकागॉन का काम होता है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, यानी एंटागोनिस्टिक इन मेंटेनिंग द ग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया को मेंटेन करने में दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है, एंटागोनिस्टिक है। तो वो मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जांपल है पैनक्रियास। और तीसरा हम लोगों ने कहा था टेम्पररी ग्लैंड, जो लाइफ में एक सर्टेन स्टेज तक डेवलप और फंक्शनल होगा, उसके बाद डिजेनरेट हो जाएगा। तो उसमें एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड, ये बच्चे में विकसित होता है और प्यूबर्टी के पहले डिजेनरेट हो जाता है। और दूसरा है थाइमस ग्लैंड, जो प्यूबर्टी के पहले विकसित होगा और प्यूबर्टी के बाद वो डिजेनरेट होता है। तो प्यूबर्टी के पहले डिजेनरेट होता है पीनियल और प्यूबर्टी के बाद डिजेनरेट होता है थाइमस। तो पूरे लाइफ लॉन्ग ये डेवलप्ड और फंक्शनल नहीं रहता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टेम्पररी ग्लैंड। और चौथा टाइप है रिकरेंट ग्लैंड, जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद एक्टिव होगा, जिसका एक एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे आगे, रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल। तो हम लोग देखेंगे कि ओव्यूलेशन, दैट इज द रिलीज ऑफ ओवम, occurs on the 14th day of the menstrual cycle। और जब ओवम रिलीज हो जाता है तो रप्चर्ड ओवेरियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम under the influence of the hormone LH, luteinizing hormone, which is again released from pituitary gland। तो पढ़ेंगे आप लोग। और फिर नेक्स्ट मंथ में फिर ओव्यूलेशन होगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा और कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। तो ये जब भी रिलीज होगा तो 14th डे के बाद, ओव्यूलेशन के बाद ये डेवलप होगा और फिर मेंस्ट्रुएशन के साथ खत्म हो गया, फिर अगले महीने फिर डेवलप हुआ। तो इसको हम लोग रेकरेंट ग्लैंड कहते हैं। उसी का एक और एग्जांपल है प्लासेंटा। तो प्लासेंटा भी सर्टेन इंटरवल पे डेवलप होता है, इट डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के समय में ये डेवलप रहेगा। बच्चे के जन्म के साथ प्लासेंटा डैमेज हो जाता है एंड अगेन इट डेवलप्स ड्यूरिंग नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब इसके बाद कुछ चीज हम लोगों को डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन में। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है हार्मोनल एक्शन। 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, केमिकल नेचर। हार्मोन तो केमिकल है ही, लेकिन इसका क्या नेचर है उसके आधार पे 2 ग्रुप है। एक तो प्रोटीन हार्मोन, आप नाम से भी समझ गए होंगे कि प्रोटीन हार्मोन आर प्रोटीनस इन नेचर, दे आर मेड अप ऑफ पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स ये होते हैं। तो इसमें अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है और यानी प्रोटीन हार्मोन। और दूसरा है स्टेरॉयड हार्मोन, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स। तो कोलेस्ट्रॉल से जो डेवलप होता है बनता है हार्मोन, उसको स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। और बाकी जो हार्मोन से दे आर प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन का नेचर प्रोटीनस है और स्टेरॉयड हार्मोन वो बनता है कोलेस्ट्रॉल से, जो LDL है, लो डेंसिटी लिपिड है, हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। एनीवे, तो ये जो स्टेरॉयड हार्मोन है, इनको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन प्रोटीन है कौन स्टेरॉयड। तो बहुत सिंपल है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पेरिफेरल पार्ट है दैट इज कॉर्टेक्स, सेंट्रल पार्ट इज मेडुला। तो मेडुला से हार्मोन रिलीज होता है एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। लेकिन कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होता है दे आर कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स एंड द कॉर्टिकॉइड्स आर स्टेरॉयड हार्मोन। कॉर्टिकॉइड का 3 ग्रुप है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में पढ़ेंगे एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल जो इमरजेंसी ड्रग है, और तीसरा पढ़ेंगे सेक्स कॉर्टिकॉइड, एस्ट्राडियोल जिसमें एस्ट्रोजन है एंड एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो कॉर्टिकॉइड्स which are released from adrenal cortex are steroid hormone, और इसके बाद steroid hormones are released from gonads।
जैसे मेल गोनैड टेस्टिस से रिलीज होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और फीमेल गोनैड ओवरी से रिलीज होने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर स्टेरॉयड हार्मोन्स। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर आल्सो रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब बहुत आसान है। कॉर्टिकॉइड्स जो हैं, ग्लूको कॉर्टिकॉइड, मिनरलो कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये स्टेरॉयड है। और गोनाडल हार्मोन्स यानी सेक्स हार्मोन्स जो हैं, जो गोनाड से रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल में, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल में, ये आर स्टेरॉयड हार्मोन। तो अब ये जो दो तरह के नेचर वाले हार्मोन हैं, प्रोटीन और स्टेरॉयड, इनका एक्शन कैसे होता है ये समझ लें। हार्मोनल एक्शन अभी तक एंडोक्राइनोलॉजी में क्लियर नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा डिटेल दे दिया है और कंफ्यूजिंग है, उससे कोई फायदा है नहीं। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बस इतना ही दिमाग में रखिए, क्वेश्चन आपका सारा बनेगा। क्योंकि अभी ये 100% ये अभी प्रूफ है ही नहीं, ये अभी पूरी तरह से प्रूफ हुआ ही नहीं है कि कैसे डेवलप हो, कैसे ये इनका एक्शन है। फिर भी जो मालूम है उस पर बात कर रहे हैं। पहले हम लोग डिस्कस करें प्रोटीन, एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन। यहाँ पे देखिएगा बोर्ड पे ये एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन को ही शो कर रहा है। ये टारगेट सेल है, टारगेट सेल का ये सेल मेम्ब्रेन है। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। ये कोई सेल है जिस पे हार्मोन को एक्ट करना है, तो इस सेल का ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर वाला हिस्सा इट इज सेल मेम्ब्रेन। अब ये प्रोटीन हार्मोन है, ये जो रेड कलर का देख रहे हैं इट इज प्रोटीन हार्मोन, कोई भी हार्मोन हो सकता है। और इस हार्मोन को अटैच करने के लिए यहाँ पे एक खास तरह का रिसेप्टर या बाइंडिंग साइट है। दिस इज द रिसेप्टर और बाइंडिंग साइट, जिससे आके यह हार्मोन अटैच होगा। हर हार्मोन का एक खास स्पेसिफिक या बाइंडिंग साइट होता है। जैसे आप पढ़िएगा आगे, एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्शन, लॉक एंड की मैकेनिज्म। जैसे कोई एंजाइम है तो वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करेगा, जब उसको कहते हैं लॉक एंड की। जैसे कोई ताला है तो पर्टिकुलर चाबी से खुलेगा, कोई पर्टिकुलर एंजाइम है तो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा। और उसी तरह अगर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन हार्मोन है तो इट विल एक्ट अपॉन द पर्टिकुलर टारगेट सेल, जिसके पास इसको अटैच करने के लिए ऐसा बाइंडिंग साइट है। दिस इज द बाइंडिंग साइट और रिसेप्टर साइट, जो जिससे आके अटैच होगा। क्वेश्चन आता है कि व्हेन द बाइंडिंग साइट और रिसेप्टर साइट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, देन व्हाट विल हैपन। अगर किसी टारगेट सेल के मेम्ब्रेन से अगर रिसेप्टर या बाइंडिंग साइट को हटा दें तो क्या होगा? आंसर है कि हार्मोनल एक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये हार्मोन इससे अटैच होगा ही नहीं। अगर ये रिसेप्टर या बाइंडिंग साइट डैमेज कर दें या रिमूव कर दें तो हार्मोन उससे अटैच होगा ही नहीं। अब जैसे ही प्रोटीन हार्मोन, as soon as this protein hormone gets attached to the binding site or receptor site of the target cell, तो अब सेल मेम्ब्रेन से खास फैक्टर रिलीज होता है। यहाँ पे लिखा है साइक्लिक एमपी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिनाइल साइक्लेज। Cyclic AMP or adenyl cyclase is released from the cell membrane of the receptor cell. और ये cyclic AMP now it acts upon the nucleus of the host cell and it moderates the protein synthesis. इसी के प्रभाव में यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगा, सेल का वैसा रिस्पॉन्स होगा। तो एडिनाइल साइक्लेज और cyclic AMP in endocrine system is also defined as the director of foreign affairs. असाइनमेंट में लिखा भी है डायरेक्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अब फॉरेन मिनिस्ट्री है, तो फॉरेन मिनिस्ट्री में का काम ही है कि कंट्री के बाहर जो कुछ भी घटना घट रही है, देश के बाहर विदेशों में जो भी घटना घट रही है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को अवगत कराना, यानी उसके बारे में बताना, ये काम होता है फॉरेन मिनिस्ट्री का। तो यहाँ पे सेल सरफेस पे क्या हो रहा है, कौन सा हार्मोन आके अटैच हुआ है,
ये इस सेंट्रल गवर्नमेंट इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेंटर है इसका। तो यहाँ से ये क्या घटना घटी, ये इसको खबर करना न्यूक्लियस को, ये काम होता है साइक्लिक एमपी या एडिनाइल साइक्लेज का। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द डायरेक्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड वी कैन आल्सो कंसीडर इट एज सेकंड मैसेंजर। अब सेकंड मैसेंजर क्यों? तो ये हार्मोन तो हम लोग कह ही रहे हैं कि केमिकल मैसेंजर है, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर। तो ये आके अटैच हुआ, तो फर्स्ट मैसेंजर ये हो गया जो एंडोक्राइन ग्लैंड से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, तो इट इज द फर्स्ट मैसेंजर। अब ये जो मैसेज रिलीज करता है इस सेल सरफेस पे, बाइंडिंग साइट पे, उसको न्यूक्लियस तक पहुंचाने का काम है सेकंड मैसेंजर का, एडिनाइल साइक्लेज। दैट्स व्हाई एडिनाइल साइक्लेज और साइक्लिक एमपी इज कंसीडर्ड एज द डायरेक्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स और सेकंड मैसेंजर। एंड एक्चुअली दिस, ये बहुत सिंपल तरीके से आप समझ रहे हैं और इस पे क्वेश्चन बनाइएगा तो बनेगा। एक्चुअली दिस फिजियोलॉजी ऑफ प्रोटीन हार्मोन was first of all proposed by Hutchinson, Bucher and Robinson. Robinson, Bucher और हचिनसन ने इसको प्रपोज किया था और अभी तक मेडिकल में एंडोक्राइनोलॉजी में इसी को मानते हैं। रॉबिन्सन, बूचर एंड हचिनसन का ये बेस्ट माना जाता है। तो इसलिए ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कोई प्रोटीन हार्मोन है, और सब तो प्रोटीन ही हार्मोन है। आगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, सब जितना हार्मोन रिलीज होता है ऑल आर प्रोटीन हार्मोन। थायराइड से पढ़ेंगे थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन प्रोटीन हार्मोन है। परथ हार्मोन से पढ़ेंगे हम लोग पीटीएच प्रोटीन हार्मोन है। उसी तरह फिर आगे हम लोग पीनियल ग्लैंड से पढ़ेंगे मेलाटोनिन प्रोटीन हार्मोन है। थाइमस ग्लैंड रिलीज करता है थाइमोसिन, ये भी प्रोटीन हार्मोन है। फिर प्लासेंटा से रिलीज होता है एचसीजी, सीजीपी और रिलैक्सिन, दे आर आल्सो प्रोटीन हार्मोन। तो ज्यादातर तो हार्मोन प्रोटीन है। स्टेरॉयड हार्मोन तो बस नाम से, गोनाडल हार्मोन्स एंड द कॉर्टिकॉइड्स रिलीज फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, दे आर ओनली स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन का एक्शन सिंपल है। जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन है, जैसे गोनाडल हार्मोन है या एड्रिनल कॉर्टेक्स है, they directly diffuse through the cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर जाएगा डायरेक्टली और they will act upon the nucleus. ये इसमें सेकेंड मैसेंजर की जरूरत नहीं है, बाहर में है। जितना भी स्टेरॉयड हार्मोन है वो डायरेक्टली डिफ्यूज करेगा सेल मेम्ब्रेन से और जाकर एक्ट करेगा न्यूक्लियस के ऊपर, तो डायरेक्ट एक्शन होता है। जबकि प्रोटीन हार्मोन में एक इंटरमीडिएट की जरूरत है, दैट इज साइक्लिक एमपी और एडिनाइल साइक्लेज। तो दैट इज द एक्शन ऑफ हार्मोन या हार्मोनल एक्शन। अब एंडोक्राइन सिस्टम में या किसी भी सिस्टम, जितना भी सिस्टम है नेचर में, सब में जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है या फेनोमेना है, दैट इज फीडबैक। फीडबैक, कोई भी सिस्टम वर्क करता है तो इट वर्क्स ऑन फीडबैक। अब फीडबैक है क्या? तो अगर एंडोक्राइन सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर, एंड हियर द प्रोडक्ट्स आर here the producers are endocrine glands and the products are their hormones. यानी एंडोक्राइन ग्लैंड और उसके द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन के बीच का जो संबंध है, दैट इज कंसीडर्ड एज फीडबैक। फीडबैक, रिलेशनशिप इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द प्रोडक्ट। जैसे आपके पेरेंट्स के साथ आपका जो रिश्ता है, आपके पेरेंट्स और आप में जो रिश्ता है, दैट इज द फीडबैक। इसी को हम लोग कहते हैं फीडबैक। तो ये रिश्ता दो तरह से होता है, दो तरह का चलता है। एक तो पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक एंड निगेटिव फीडबैक। अब नाम से तो लगता है कि पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा अच्छा होगा,
लेकिन ऐसी बात नहीं है। पॉजिटिव फीडबैक वर्क्स इन ओनली वन डायरेक्शन। पॉजिटिव फीडबैक सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है। जैसे अगर कोई ग्लैंड किसी कारण से हाइपर एक्टिव हो गया, ज्यादा एक्टिव हो गया, तो ज्यादा हार्मोन रिलीज करेगा, और ज्यादा हार्मोन जब रिलीज करेगा तो वो बढ़ा हुआ लेवल हार्मोन का, वो जो ज्यादा सिक्रीशन हुआ है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड को और एक्टिवेट कर देगा टू रिलीज मोर अमाउंट ऑफ हार्मोन। तो फिर और ज्यादा रिलीज होगा, तो वो हार्मोन फिर उस ग्लैंड को और ज्यादा एक्टिवेट करेगा। नतीजा होगा कि एक स्टेज आएगा कि जहां द ग्लैंड विल गेट डैमेज ड्यू टू द हाइपर एक्टिविटी। ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड जब ज्यादा काम करेगा, बहुत जरूरत से ज्यादा काम करेगा, इट विल गेट डैमेज। नहीं काम करेगा तब भी डैमेज हो सकता है। जैसे कोई मशीन है, आप अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो डैमेज हो जाएगा, और नहीं इस्तेमाल कीजिएगा तब भी जंग लग जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो वैसे ही है, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो गया, हाइपर एक्टिव यानी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो फिर उसका एक्शन बढ़ता ही जाएगा। वो ज्यादा हार्मोन रिलीज किया तो बढ़ा हुआ लेवल हार्मोन का और एक्टिवेट कर दिया, और अल्टीमेटली इतना काम करेगा कि ग्लैंड विल गेट डैमेज। इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी, यानी हाइपर एक्टिविटी के कारण ग्लैंड डैमेज हो गए। इट इज हाइपरट्रॉफी। और दूसरा कि अगर किसी कारण से ग्लैंड अगर कम हार्मोन रिलीज किया, तो जो लो लेवल है हार्मोन का, वो ग्लैंड को और लेस एक्टिव कर देगा और सप्रेस कर देगा, तो उसके द्वारा रिलीज किया गया हार्मोन का लेवल और घट जाएगा। ऐसा होते होते लास्ट में ग्लैंड इतना कम काम करेगा कि वो डैमेज हो जाएगा। तो दोनों ही कहें, दिस इज कॉल्ड एट्रॉफी और डिस्ट्रॉफी। एट्रॉफी और डिस्ट्रॉफी, और वो हो गया हाइपरट्रॉफी। तो दोनों ही कंडीशन खराब है, और ये दोनों कंडीशन कहाँ होता है? पॉजिटिव फीडबैक विच वर्क्स इन ओनली वन डायरेक्शन। या तो फंक्शन को सिर्फ बढ़ाता ही चला जाएगा या सिर्फ घटाता जाएगा। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आपने कोई गलत काम किया और पेरेंट आपको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगली बार और ज्यादा गलत कीजिएगा तो पेरेंट और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो होते होते अल्टीमेटली द पर्सन विल बिकम क्रिमिनल। उसका अल्टीमेटली उसका पूरा फैमिली और उसका लाइफ खत्म हो गया और डिस्ट्रक्शन हो गया। और दूसरी तरह से हो सकता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तब भी पेरेंट्स आपकी खिंचाई कर रहा है, अप्रिशिएट नहीं कर रहा। तो दोनों ही कंडीशन में नुकसान है। ये पॉजिटिव फीडबैक का ऐसा रिश्ता अगर होता है पेरेंट और बच्चे में कि बच्चा कुछ भी अच्छा करे तब भी कोई उसको तारीफ नहीं, और कुछ भी गलत करे तब भी उसको डांट नहीं, तो इट इज द पॉजिटिव फीडबैक। तो आप समझ गए होंगे कि कहीं भी कोई पॉजिटिव फीडबैक पे काम करेगा तो ज्यादा दिन तक वो नहीं चलेगा। तो ज्यादातर जो फंक्शंस है नेचर में, हम लोग कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल द वायबल सिस्टम्स इन नेचर वर्क ऑन नेगेटिव फीडबैक। वायबल सिस्टम हमने कहा यानी हर वो सिस्टम नेचर में जो ज्यादा लंबे समय तक चलता है और ज्यादा अच्छे से चलता है, दे वर्क अपॉन नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक इज ऑल्सो कॉल्ड पुश एंड पुल फीडबैक, यानी जब जरूरत पड़ी तो बढ़ावा दिया, जब जरूरत नहीं है तो पीछे खींचा। जैसे बच्चा अच्छा काम किया उसको खूब सपोर्ट किया, अगर वही बच्चा कल गलत काम किया उसको डांटा, उसको रोका, फिर अच्छा काम किया फिर सपोर्ट किया, गलत काम किया रोका। तो ये पुश एंड पुल। नेगेटिव फीडबैक वर्क्स इन बोथ डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसी जरूरत होगी वैसा काम करेगा, बढ़ा भी सकता है फंक्शन को, घटा भी सकता है। तो अब देखिए कैसे होता है। जैसे कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है और किसी कारण से
एबनॉर्मेलिटी आ गई, वो हाइपर एक्टिव हो गया, ज्यादा हार्मोन रिलीज कर दिया। तो जैसे ही ब्लड में हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, इट विल चेक द फंक्शन ऑफ द ग्लैंड। बढ़ा हुआ लेवल, द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ हार्मोन इन द ब्लड विल सप्रेस और चेक द फंक्शंस ऑफ द ग्लैंड। तो नतीजा होगा कि हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा एंड लेवल विल बी मेंटेन। और ठीक है इसका उल्टा, अगर कोई ग्लैंड कम काम किया, कम हार्मोन रिलीज किया, तो जो लो लेवल है हार्मोन का, इट विल एक्सेलरेट द फंक्शंस ऑफ द ग्लैंड टू रिलीज मोर हार्मोन। तो वो ज्यादा हार्मोन रिलीज कराएगा। तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों सिस्टम दोनों तरफ काम कर रहा है। जब जरूरत पड़ेगी तो हार्मोन का लेवल बढ़ाएगा, और जब जरूरत नहीं है तो उसके लेवल को क्या करेगा, घटाएगा। तो इट वर्क्स इन बोथ डायरेक्शन एज पर रिक्वायरमेंट। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में ये बहुत बेसिक डिफरेंस है कि पॉजिटिव फीडबैक एक तरफा काम कर रहा है, फंक्शन को बढ़ा रहा है तो बढ़ाता ही जा रहा है तब तक जब तक कि डैमेज नहीं हो जाए। दूसरा है कि फंक्शन को घटा रहा है तो घटाता ही जा रहा है जब तक कि वो फिर काम करना बंद नहीं कर दे, तो अल्टीमेटली ये सरवाइव नहीं करेगा। नेगेटिव फीडबैक जरूरत के हिसाब से काम करता है, जब जरूरत होगी तो फंक्शन को बढ़ाएगा, जब जरूरत होगी फंक्शन को रोकेगा। तो नेगेटिव फीडबैक भी दो तरह का है, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। नाम से ही मालूम हो जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक इज ऑल्सो कॉल्ड सर्वो नेगेटिव फीडबैक। डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक को सर्वो नेगेटिव फीडबैक भी कहते हैं, सर्वो, ACRVO, सर्वो। तो शॉर्ट नेगेटिव फीडबैक भी कह सकते हैं, शॉर्ट नेगेटिव फीडबैक और डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक और सर्वो नेगेटिव फीडबैक। होता क्या है, इट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर, नो बाय मीडिएटर। यानी हार्मोन का जो लेवल है ब्लड में, अगर लेवल कम हुआ तो ग्लैंड ज्यादा काम करेगा, अगर लेवल ज्यादा है तो ग्लैंड कम काम करेगा। डायरेक्ट रिलेशन। जैसे अगर आपको पेरेंट्स से पैसा लेना है और आपने पैरवी करवाया दूसरे थर्ड सोर्स से, भाई बहन को लगा दिया, मम्मी को लगा दिया कि पापा से पैसा भिजवाना ATM, तो ये तो मामला प्रोडक्ट और प्रोड्यूसर के बीच ही है, यानी फादर और बच्चे के बीच है। लेकिन एक थर्ड कंपोनेंट को इन्वॉल्व कर दिया तो वो हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट और लॉन्ग नेगेटिव फीडबैक भी कहेंगे। और अगर पेरेंट्स से पैसा चाहिए और डायरेक्ट कॉल किया कि पापा पैसा चाहिए भेज दीजिए, तो इट इज डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक। अगर कोई गलत काम के लिए पैसा मांगा है वहां से नहीं मिलेगा, डांट पड़ेगी। अगर सही काम के लिए पैसा मांगा है वहां से पैसा तुरंत आएगा। यानी कैसा है, ये पुश एंड पुल है, यानी जैसा जरूरत है उस हिसाब से काम होगा, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन है। तो ग्लैंड और हार्मोन के बीच का जब रिलेशन डायरेक्ट होता है तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट और शॉर्ट नेगेटिव फीडबैक, सर्वो नेगेटिव फीडबैक भी कहते हैं। और दूसरा इनडायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक, यानी इसमें वन और मोर कंपोनेंट गेट इन्वॉल्व इन बिटवीन द प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर। प्रोडक्ट और प्रोड्यूसर के बीच में एक थर्ड फैक्टर आ गया वाया मीडिया, मदद करने के लिए। जैसे पैसा लेना है पेरेंट्स से लेकिन पैरवी करवा रहे हैं दूसरे लोगों से, तो इट इज द इनडायरेक्ट और लॉन्ग नेगेटिव फीडबैक। थोड़ा लंबा हो गया। अब जैसे देखिए, ये ब्रेन का हिस्सा है हाइपोथैलेमस। इट इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, डायनसेफेलॉन। फोर ब्रेन या आगे वाला हिस्सा जो ब्रेन का होता है उसमें तीन पार्ट होता है, ऑल्फैक्टरी लोब, दूसरा सेरेब्रम और उसके पीछे डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन का वेंट्रल साइड कहलाता है हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस फॉर ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो अब हम लोग पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है ये हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से
मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन GH, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराने के लिए हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर आ रहा है जिसका नाम है GHRF, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, ये सेल पर काम करता है, सोमैटोट्रॉफिक सेल पे, और वहां से रिलीज कराता है ग्रोथ हार्मोन। अब देखिए, अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया ब्लड में, इफ द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन डिक्रीजेस इन द ब्लड, तो इट विल डायरेक्टली एक्टिवेट द सोमैटोट्रॉप टू रिलीज मोर हार्मोन। और अगर इसका लेवल कम हो गया, अगर इसका लेवल ज्यादा हो गया, तो इट विल सप्रेस द सोमैटोट्रॉप टू चेक द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये डायरेक्ट हो गया इन बिटवीन द पिट्यूटरी एंड द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन और उसको रिलीज करने वाला सेल सोमैटोट्रॉप पिट्यूटरी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इट इज डायरेक्ट और सर्वो नेगेटिव फीडबैक। लेकिन अब अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हुआ, तो ये एक्टिवेट कर दिया हाइपोथैलेमस को टू रिलीज मोर अमाउंट ऑफ GHRF, और GHRF then acts upon the somatotrop to release more amount of GH, या वाइस वर्सा। जैसे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन अगर कम हो गया, तो ये हाइपोथैलेमस को रोक देगा, हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीज फैक्टर नहीं रिलीज होगा, तो यहाँ से अपने आप यहाँ से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बंद हो गया। तो रिलेशनशिप तो ग्रोथ हार्मोन और इस सेल में ही है, सोमैटोट्रॉप में, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया GHRF, थर्ड फैक्टर, द्वारा हाइपोथैलेमस से। तो इट इज द इनडायरेक्ट और लॉन्ग नेगेटिव फीडबैक। तो कोई भी नेचर में कोई भी वायबल सिस्टम होता है, वायबल यानी लंबे समय तक जो चलता है, दे ऑल वर्क अपॉन नेगेटिव फीडबैक। जैसे मान लीजिए कि एक फॉरेस्ट है, जंगल है, वहां पे 10 कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर है, लायन टाइगर है 10, और इसको जिंदा रहने के लिए यहाँ पे हर्बीवोर्स की संख्या होनी चाहिए 100। इट इज द थ्रेशोल्ड नंबर, ये थ्रेशोल्ड नंबर है, इससे कम होगा तो इसको नुकसान हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी कारण से हर्बीवोर का संख्या बढ़ने लगे, 100 की जगह मान लीजिए 120 हो जाए, 130 हो जाए, तो 20 बढ़ गया, तो आपस में कंपटीशन होगा फूड के लिए, स्पेस के लिए। नतीजा होगा कुछ का डेथ हो जाएगा, कुछ माइग्रेट कर जाएंगे, तो नुकसान हो जाएगा इस कार्निवोर को, प्रीडेटर को। तो करता क्या है कि जैसे ही इस प्रीडेटर प्रे का संख्या बढ़ने लगेगा, 100 से ऊपर बढ़ने लगेगा, ये अपना फंक्शन बढ़ा देगा, यानी प्रीडेशन बढ़ा देगा। भूख नहीं भी होगी तब भी मार के छोड़ देगा, कि इसमें आपस में कंपटीशन नहीं रहता है, टू मेंटेन द थ्रेशोल्ड नंबर। और ठीक इसका उल्टा, अगर 100 की जगह 80 हो गया तो कम हो गया, तो अब ये बहुत जरूरत होगी तभी शिकार करेगा, मौका देगा कि ये अपने नंबर को बढ़ा ले। तो यहाँ भी जो शिकार और शिकारी के बीच का रिश्ता है, यानी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीडेटर एंड प्रे, इट इज आल्सो नेगेटिव फीडबैक। इसको वोल्टेरास प्रिंसिपल कहते हैं, बताएंगे इकोलॉजिकल रूल में, वोल्टेरा प्रिंसिपल, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड फंक्शनल एंड न्यूमेरिकल रूल। फंक्शनल एंड न्यूमेरिकल रूल यानी whenever the number of the prey in the population decreases, the predator also decreases its function, predation घटा देगा, and vice versa। तो ये हो गया फीडबैक। अब 1 मिनट ब्रेक के बाद फिर अभी हम लिंक भेज रहे हैं। मतलब 1 मिनट बाद